आज हमारे स्टूडियो में शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी उपस्थित हैं। आप रोहतक विश्वविद्यालय के हिंदू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। प्रोफेसर भटनागर जी शांतिकुंज के युग निर्माण आंदोलन के सूत्रों को लेकर विदेशों में विशेष रूप से सक्रिय हैं। भाई साहब, जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कंपटीशन के जमाने में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बाकी बच्चों से आगे हों, आगे निकले, चाहे वो फिर कोई भी माध्यम अपनाए। तो ये मान्यता कहाँ तक उचित है और सही है? जहाँ तक देखा गया है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहता है, चाहे बालक कोई सी भी अनैतिक माध्यम जीवन में अपनाए। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे के ऊपर एक तो किताबों का बोझ और दूसरा माता पिता की इच्छाओं का बोझ, जिसके कारण वो मानसिक रूप से भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और मानसिक रूप से ग्रस्त होने के बाद उसके शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की कमजोरियां देखी जाती हैं। ऐसा प्रायः देखने में आया है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के माता पिता से मिलते हैं तो हर माता पिता ये कहता है भी बच्चे की उम्र ही छोटी सी है, अच्छे से अच्छा खाने पीने को देते हैं, लेकिन फिर भी वो आँखों की दृष्टि से भी कमज़ोर है, नेत्र दोष भी आ गया है और डायबिटीज़ जैसे रोग या शारीरिक अक्षमता जैसे रोग उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। इन सब का एक कारण यही है कि उसके ऊपर सीमा से अधिक बोझ लाद दिया जाता है, चाहे वो किताबों का हो, चाहे वो माता पिता के मानसिक दबाव का हो, और चाहे उनकी इच्छा का हो कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। चाहे उसके व्यक्तित्व का विकास हो या ना हो, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोई सा भी माध्यम बालक अपनाए, लेकिन वो ऊंची पदवी पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जिसका फल ये होता है कि बच्चे आजकल अपने व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ रहते हैं। होना ये चाहिए कि माँ बाप को पहले बच्चे की रुचि देखनी चाहिए और रुचि देखकर उसी दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे प्रोत्साहन के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास भी होगा, बालक की उन्नति भी होगी और बालक ऊंची पदवी भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आपने बताया, बच्चों की लिमिटेशंस और रुचि को देखते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। तो व्यक्तित्व विकास करने के लिए कौन सी चीजें सहायक है? व्यक्तित्व विकास के लिए वैसे तो पारिवारिक वातावरण बहुत ज़रूरी है। वास्तव में जो माता पिता बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर उसको स्वयं आचरण के द्वारा प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से बालक उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन होता यह है कि हम बच्चे को तो सिखाना चाहते हैं लेकिन खुद उस पर आचरण नहीं करते। दूसरी चीज़ ये आती है कि हमको बच्चे को सिखाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आत्मनिरीक्षण की। आज हम अपना आत्मनिरीक्षण तो करते नहीं हैं और सारा दोष जो है वो दूसरों पर थोप देते हैं। इसी सीढ़ी के अंतर्गत दूसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं आत्मसुधार। आत्मनिरीक्षण के बाद अगर हमको ये मालूम हो जाए कि ये गलती वास्तव में हमारी है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने में कोई हेठी नहीं रखनी चाहिए। और सुधार के बाद फिर तीसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं आत्मनिर्माण। और निर्माण के लिए हमको अपने अहंकार को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। होता यह है कि माँ बाप बच्चों के सामने अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, और इसी वजह से बालक के अंदर वो विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जब आत्मनिर्माण की बात आती है तब बच्चे का समुचित विकास संभव हो सकता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम अपनी गलतियों को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। मान लीजिए एक गिलास रखा हुआ है और उधर से एक बच्चा आता है, बच्चे की ठोकर से गिलास टूट जाता है, तो हम बच्चे के ऊपर दोष मढ़ते हैं कि तुमसे देख कर नहीं चला गया, तुमने गिलास तोड़ दिया।
गिलास वहीं रखा है, उसी स्थान पर रखा है और रखा बच्चे ने है, और उधर से कोई बड़ा व्यक्ति आता है, माँ बाप आते हैं और उनकी ठोकर से गिलास टूट जाता है, तब भी हम बच्चे को दोष देते हैं। ये रखने की जगह है, कहाँ रखा जाता है गिलास। घटना एक सी है, लेकिन हम अपने दोष को स्वीकार करने की अपेक्षा दोनों घटनाओं में बच्चे को दोष देते हैं। इससे बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। अगर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हमें उसे आचरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा। बुद्धि बढ़ाने के उपायों में एकाग्रता को आपने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए और अन्य बिंदुओं को भी आप थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो मैं एकाग्रता के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। एकाग्रता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है कि जब विचार हमारे फैले रहते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाती जितना कि जब उनको कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से एकत्र कर लिया जाता है तो वो कागज़ भी जला देती हैं, अग्नि भी पैदा कर देती हैं। दूसरा उदाहरण मैं इसी संदर्भ में देना चाहूँगा कि बारूद का एक ढेर अगर पड़ा हुआ है तो एक माचिस की तीली उसमें लगा देते हैं तो थोड़ी ही देर में जल कर राख हो जाता है। लेकिन जब उस बारूद के ढेर से हम कारतूस बनाते हैं और कारतूस को लक्ष्य किया जाता है तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेदता हुआ चला जाता है। इसलिए एकाग्रता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें एक उपाय ये आता है कि हम किसी भी चित्र को देखें जिसमें बहुत सारे चीज़ें बनी हुई हैं। 1 मिनट तक हम उसको देखें। देखने के बाद चित्र को उल्टा करें। उल्टा करने के बाद पेंसिल और कागज़ उठाकर लिखने का प्रयत्न करें कि हमने किन किन चीज़ों को देखा है। फिर चित्र को खोलकर देखें कि हम उसमें से कितनी चीज़ों को याद रख पाए और कितनी चीज़ों को हम भुला दिया। बार बार ऐसा करने से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने का दूसरा और महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र अगर नियमित रूप से एक स्थान पर बैठकर नियमित समय के लिए जपा जाता है तो उससे मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। और इसी के साथ साथ अगर हम मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो हम मंत्र लेखन कर सकते हैं। और मंत्र लेखन के माध्यम से 2 लाभ मिलते हैं। एक तो हमारा लेख सुधरता है, दूसरा उसके साथ साथ हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम ध्यान के साथ जप करें, अर्थात 10 मिनट 15 मिनट एक ही आसन पर बैठकर किसी भी सीनरी का, सूर्य का या किसी भी चित्र को ध्यान में लाकर आंखें बंद करके उस चीज़ को अपने ध्यान में रखकर हम अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। चौथा उपाय इसमें आता है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर मुँह हाथ धोकर